नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। सिर्फ 14 महीने में अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होनी है। अगले 2 महीने में शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और उसी के बारे में कुछ बड़ी न्यूज़ आना शुरू भी हो चुकी है। अभी रिसेंटली इन मूवीज़ के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने ये ऑफिशियली बताया कि उन्हें कैसे सीक्रेट वॉर्स का आइडिया आया, और ये भी पता चला कि डूम्सडे में डेयरडेविल हो सकता है पर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होगा। ये क्या बात हुई। अब साफ हो रहा है मार्वल के क्या प्लान्स हैं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो आज वही आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी एम्पायर मैगजीन में रूसो ब्रदर्स का एक नया इंटरव्यू आया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अचानक से लगा कि उन्हें सीक्रेट वॉर्स बनानी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि वो अवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल को अलविदा कह चुके थे, पर फिर एक दिन रूसोस को लगा कि उन्हें सीक्रेट वॉर्स के साथ लौटना चाहिए। उन्होंने अपने राइटर स्टीफन मैकफिली को कॉल किया, जो शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थे, पर मैकफिली ने फिर वहां पे सुबह उठकर रूसो ब्रदर्स को कॉल लगा दिया और बोला कि उनके पास एक आइडिया है। सुनने में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी गौर करने वाली चीज़ है। अचानक से तो किसी को आइडिया नहीं आता, स्पेशली जब रूसो यहाँ पे अपना अलग स्टूडियो चला रहे हैं, उनके अपने स्टूडियोज़ के प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा होगा, और फिर उन्होंने भी देखा होगा कि मार्वल ने मल्टीवर्स के ना जाने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स ला दिए हैं, उसको भी समेटना उन्हीं की झंझट बनेगी। इसलिए बिना किसी बेहतरीन आइडिया के वो वापस नहीं आते। तो इस इंटरव्यू और 3 महीने पहले उन्होंने कोलाइडर को भी एक इंटरव्यू दिया था, उन दोनों को सुनने के बाद मैं तो ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि उनके पास पहले से ही सीक्रेट वॉर्स का एक आइडिया था। मैं नहीं कह रहा कि पूरी स्टोरी थी, बट मे बी जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्लान। उन्होंने 9 साल दिए हैं मार्वल को, वो खुद पहले से कह चुके हैं कि अगर वो वापस आएंगे तो सीक्रेट वॉर्स के लिए ही वापस आएंगे। You mentioned after Avengers that you're going to be taking a break from superhero movies. Disney's about to acquire Fox with Fantastic Four and X-Men. So, have you changed your mind? Not until they're ready to make Secret Wars. तो कुछ तो तैयारी पहले से यहाँ पे हो चुकी होगी। मे भी जब वो यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए काम कर रहे होंगे तो चाय पीते हुए कभी ऐसे बातचीत में कुछ डिस्कस हुआ होगा। और इस चीज़ से आप ये दूसरा निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि वो इन दोनों मूवीज़ की स्टोरीज को ज़ीरो से शुरू करेंगे। कहने को होगा कि वो फेज़ 4 और 5 के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करे, पर बिल्कुल नए तरीके से। और उनके जो राइटर है स्टीफन मैकफिली, अभी वो उन्हीं स्क्रिप्ट्स में लगे हुए हैं। आप में से सब फैंस को पता ही होगा कि इससे पहले जब वो कैंग डायनेस्टी नाम था अवेंजर्स 5 का, तो उसको वहाँ पे लिख रहे थे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के राइटर जेफ लवनेस, और बाद में फिर वो स्क्रिप्ट्स चली गई थी लोकी टीवी सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर माइकल वॉल्ट्रॉन के पास। लेकिन अब सब कुछ रूसोस कंट्रोल करेंगे, जिसका सबसे बड़ा हिंट आपको उसी चीज़ से मिल जाता है कि कैंग को बिल्कुल हटाकर डॉक्टर डूम को लाया गया है, जो मैंने उससे पहले तो नहीं सुना था कि मार्वल उस कैरेक्टर को अभी लाने का सोच भी रहा है। और अगर डॉक्टर डूम जैसा रोल, जिसकी कास्टिंग फैंस हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कर रहे थे, उसके लिए अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाकर उन्हें वो रोल दिया जाए, तो ये यहाँ पे एक और हिंट दे देता है कि उनके दिमाग में पहले से कुछ चल रहा था। ऐसा कुछ आइडिया कि कैसे इस यूनिवर्स के आयरन मैन को दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर डूम से जोड़ा जाए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की कहानियों का जो बेस था वो उससे पहले की आई हुई मूवीज़ थी, और हमें वैसे ही लग रहा था कि जो नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी आएगी उसका बेस बनाया जाएगा जो एंड गेम के बाद की मूवीज़ होगी, फेज़ 4 फेज़ 5। पर अब शायद वो भी नहीं होगा। इस बार मे भी हो सकता है कि कहानी फिर से पीछे जाकर इन्फिनिटी सागा से टच करवाई जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एंड गेम की बढ़िया एंडिंग को फिर से उठाकर खोल देंगे, पर कुछ ना कुछ वहाँ से जुड़ेगा। और इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। डायरेक्टर्स के तौर पर अगर हम देखें तो रूसो से बेहतर मार्वल को यहाँ जानता ही कौन है। उन्होंने एमसीयू की 4 बढ़िया फिल्म्स दी है, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम। ये चारों फैंस की टॉप 10 एमसीयू फिल्म्स की लिस्ट में ज़रूर होगी, शायद ज़्यादातर फैंस की टॉप 5 की लिस्ट में। वो सालों से मार्वल को जानते हैं, वहाँ उनके अच्छे कनेक्शंस भी होंगे, एक्टर से अच्छी बातचीत होगी। तो अगर इस अजीब से मल्टीवर्स सागा को एक अच्छा अंत दे सकता है कोई, तो वो मेरे हिसाब से रूसोज ही है।
भले ही मैंने अभी खुद हमारे फेसबुक ग्रुप पे जोक किया था कि मार्वल ने नोटों का बोरा भर के उनके सामने रख दिया होगा तो आइडिया आ ही जाएगा। पर मजाक से हट गए, सिर्फ मार्वल को उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी मार्वल की ज़रूरत है। अब देखो, मार्वल से पहले रूसोस इतने बड़े डायरेक्टर तो नहीं थे, और मार्वल के बाद उन्होंने क्या बनाया है? टॉम हॉलैंड के साथ चेरी, जो नहीं चली। रायन गॉसलिंग और क्रिस एवंस के साथ द ग्रे मैन, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। और फिर सिटाडेल टीवी शो, जिसके बारे में मत ही पूछो। अभी उनकी नेक्स्ट मूवी आ रही है इसी मार्च में, द इलेक्ट्रिक स्टेट, जो शायद कुछ कर जाए, पर साफ सीधी बात यही है कि जिसमें आप सबसे बेस्ट दे चुके हो उसमें वापस भी लौट जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं वो पहले ही बता चुके हैं कि ये मूवीज़ की शूटिंग इसी साल स्प्रिंग यानी मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगी। पर इस बार इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे लगातार एक के बाद एक शूट नहीं करेंगे, बल्कि पहले यहाँ पे डूम्सडे, फिर अगले साल सीक्रेट वॉर्स है। ये मेरे हिसाब से एक और हिंट है कि स्क्रिप्ट ज़ीरो से स्टार्ट की गई है, ताकि दूसरी मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाए। अब ये तो पता चल गया कि रूसोस सब पुराने कागज फाड़ कर नए पन्ने लिखेंगे, पर फिर कुछ ना कुछ तो उन्हें एमसीयू के बनाए कॉन्सेप्ट से लेना ही पड़ेगा। और अभी 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मल्टीवर्स में चल रहे हैं: इंकर्जन्स, टीवीए, एंकर बीइंग और व्हाट इफ। और जैसे मैंने पहले कहा, रूसोस जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे उसे अपने हिसाब से फिर से तैयार करेंगे। यहाँ उनके पास वो बढ़िया सेटअप नहीं है जो उन्हें एक टाइम पे इन्फिनिटी सागा में मिला था इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। कई मूवीज़ के जरिए इन्फिनिटी स्टोन्स को इतने अच्छे से समझाया गया कि फैंस को बहुत कुछ पहले से पता था। पर यहाँ पे उन्हें डूम्सडे में इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा वो? शुरुआत मैं करता हूँ व्हाट इफ और वॉचर से। जब व्हाट इफ सीरीज शुरू हुई थी तो मुझे लगा था कि वो सिर्फ अलग अलग कहानियाँ होगी, थोड़े एमसीयू के रेफरेंसेस डाल देंगे और कुछ इंजॉयबल बन जाएगा। पर फिर आपको याद होगा कि आया था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर, और वहाँ पे दिखा था सिनिस्टर स्ट्रेंज, जिसका कनेक्शन फैंस ने लगा लिया था कि कहीं पे ये व्हाट इफ का स्ट्रेंज सुप्रीम तो नहीं। वहीं उसी मूवी में हमें कैप्टन कार्टर भी देखने को मिली थी, और कैप्टन कार्टर उससे पहले व्हाट इफ में भी थी, लेकिन फिर बाद में ऑफिशियल हो गया कि ये दोनों ही सेम कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो ऐसे आप देख ही सकते हैं कि मार्वल खुद इन्हें कनेक्ट नहीं करना चाहता शायद, और उन्हें आगे भी अब नहीं करना चाहिए। अब तो यहाँ पे व्हाट इफ सीरीज़ भी कैंसिल हो गई है। कुछ फैंस कह सकते हैं कि वॉचर, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन या कैप्टन कार्टर ऐसे कैरेक्टर लग सकते हैं जो शायद फैन सर्विस के लिए ले आए, पर ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है, इतने लोगों ने देखी भी नहीं है जो मूवीज़ देखते हैं, तो इसे अलग ही रहने दो। थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि वॉचर एक इम्पॉर्टेंट मल्टीवर्स कैरेक्टर ज़रूर है, पर वो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेगा स्टोरी में। एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट सुनने में तो मिला था हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में, जो सबसे आसान है एक्सप्लेन करने को। उन्होंने वहाँ बताया था कि हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि जब वो मरता है तब पूरा यूनिवर्स ख़त्म होने लगेगा। और इसी के साथ ये बन गया था एमसीयू का सबसे वाहियात कॉन्सेप्ट। आई मीन, उस एंकर बीइंग से पहले ये यूनिवर्स चल नहीं रहा था, और लोगन तो चलो सालों तक जी गया, पर बाकी एंकर बीइंग तो इंसान ही होंगे, वो भी तो मरेंगे जल्दी। और ऐसा भी नहीं दिखाया कि उनके जाने के 6 महीने में सब खत्म, हजारों साल बाद सब कुछ होगा। ये क्या ही लॉजिक बना। और उसके बाद मूवी के एंडिंग में बताया भी गया कि इस नए वुल्वरीन की वजह से ये यूनिवर्स फिर से ठीक भी हो गया है। जितना ये इजी कॉन्सेप्ट है उतना ही ये चीज़ी भी है। उन्हें अगर सीक्रेट वॉर्स में बहुत सारे कैमियोज डालने हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। वैसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को उसके यूनिवर्स का एंकर बीन बना दो, और ऐसे ही एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ब्लेड भी वापस आ जाएगा, घोस्ट राइडर भी बाइक चलाते चलाते आ ही जाएगा, और इतना खर्चा हो गया है तो एक माइल्स मोरालिस भी। पर सिर्फ कैमियो से मूवीज़ नहीं चलती। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे कुछ दिनों पहले रेडिट पे ये पढ़ा, मुझे अभी तक नहीं पता था ये चीज़, कि एक्चुअली में ये मूवी का एक जोक भी हो सकता है, एक मेटा जोक। यानी जैसे डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करता है, वैसे ये जोक खुद एक्समैन फिल्म्स यूनिवर्स के बारे में था। वो शायद इसके जरिए ये कहना चाहते थे कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके दम पे ही एक्समैन यूनिवर्स चल रहा था, और उसके जाने के बाद वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता, क्योंकि पॉपुलर कैरेक्टर गया तो पॉपुलैरिटी भी खत्म होनी चाहिए। वैसे ही जैसे आयरन मैन के जाने के बाद एमसीयू की पॉपुलैरिटी नीचे गिर गई। और इस कॉन्सेप्ट को बताता कौन है? मिस्टर पैराडॉक्स, जो खुद एक विलन था। वो टीवीए से अलग अपना काम चला रहा था, तो शायद ये कोई झूठ हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट बस मूवी में लाया गया हो सिर्फ एक कॉमेडी करने के लिए।
मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। ये एक फ़न मूवी थी, लोग जोक्स और एक्शन के लिए इसे देखने गए थे, तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे ही रखो। पर फिर मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जितना फैंस इस चीज़ पे थ्योरीज बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जैसे तैसे लौट कर आ भी सकता है। अब आते हैं टीवीए पर, जिसके बारे में मुझसे मत पूछना क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। ये एजेंसी जब मैंने पहली बार देखी थी लोकी सीजन 1 में, तो कुछ लगा था कि थोड़ा टेक्निकल ज्ञानी बनना पड़ेगा, पर फिर भी समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन फिर आता है लोकी सीजन 2। अब मुझे पता है कि मेजोरिटी फैंस ये बोलेंगे कि लोकी सीजन 2 तो बढ़िया शो है, और कई बातों में है भी। लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसको थ्रोन मिल गया, उसका ग्लोरियस पर्पस पूरा हुआ, शो की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी, एक्टिंग सबकी पसंद आई। पर होता क्या उस शो में, कभी आ जाता है एक बड़ा सा टेम्परर लूम, टेम्परर ऑरा एक्सट्रैक्टर, थ्रोपुट मल्टीप्लायर, टाइम स्लिपिंग। ये क्या चीज़ थी? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है इन चीज़ों को आसान शब्दों में? मैं जब ये वीडियो भी रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये कमेंट मिला था, अ नॉर्मल पर्सन कांट अंडरस्टैंड दिस मल्टीवर्स। जो कमेंट करने वाले ने तारीफ में ही लिखा था, पर मेरे हिसाब से ये कोई तारीफ नहीं है। छोटी मोटी डिटेल्स हो सकती है, ईस्टर एग वगैरह होंगे, वो हम फैंस बाद में ढूंढ लेंगे, पर स्टोरी में सब डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए। आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई मुझे इस पे और रिसर्च करनी चाहिए, एंड दैट इज़ माई पॉइंट। इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलते हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी पर। इंटरस्टेलर वर्सेस टेनेट। इंटरस्टेलर को मोस्टली फैंस पसंद करते हैं और वहाँ भी कई सारे हाईफाई कॉन्सेप्ट्स थे, पर जब आप मूवी देखते हो जितना समझना था वो समझ आया। वहीं जब मैंने टेनेट देखी तो मुझे मूवी देखते वक्त समझ ही नहीं आया कि स्टोरी में क्या हो रहा था, और वही मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे टीवीए के साथ बन गई है। अब टेनेट मूवी के भी बहुत सारे फैंस हैं और लोकी सीजन 2 के भी बड़े फैंस हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उसे टीवी शो तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर आप मास ऑडियंस के लिए कुछ बना रहे हो तो उसे सिंपल होना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि मल्टीवर्स सिंपल नहीं हो सकता। आपके पास अभी सामने ही एग्जांपल है स्पाइडर वर्स मूवीज़ का। हालांकि अब कैंग को कैंसिल करने के बाद मुझे लगा था कि टीवीए भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पर फिर से वो बहुत ही बड़े रोल में हमें देखने को मिला डेडपूल एंड वुल्वरीन में। और जितना फ़ैन फेवरेट यहाँ पे लोकी है इस टाइम पे, बहुत ही बड़ा चांस है कि मार्वल चाहेगा कि जैसे तैसे टीवीए को इस्तेमाल करे। पर यहाँ फिर एक और दिक्कत होगी, जहाँ बाकी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को चेंज करा जा सकता है, कुछ नए तरीके से उन्हें दिखाना आसान होगा, वहीं पे टीवीए जिसको हम 2 शोज़ और 1 मूवी में पहले इतने बड़े लेवल पे देख चुके हैं, उसे रीस्ट्रक्चर करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट्स को ना छेड़कर सिर्फ यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। टाइमलाइंस को कैंग के साथ ही यहाँ पे विदा कर दो, और डॉक्टर डूम की जो पावर्स है, स्ट्रेटजी है, आप सिर्फ उसे यूनिवर्स के ज़रिए समझाओ। थोड़ा बहुत जैसा हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, यूनिवर्सेस के आइडिया को सामने रखो। इंकर्शंस हमें देखने को मिले थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। एमसीयू में इसे ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जब भी कोई हीरो अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है और जितना वो उसे दूसरे यूनिवर्स में बदलाव करेगा, उतने ही चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे कि वो जो दूसरे यूनिवर्स में वो गया है और जिस यूनिवर्स से वो खुद आया है, ये दोनों यूनिवर्स यहाँ पे तबाह हो जाए। सिनेस्टर स्ट्रेंज ने भी तो यही किया था। वो बहुत सारे दूसरे यूनिवर्स में घूमा और तभी जो उसका यूनिवर्स था वो तबाह हो गया। हालांकि इस मूवी ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने में इतना अच्छा काम नहीं किया, पर कॉन्सेप्ट है बढ़िया। 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी इंकर्जन से ही शुरू होती है और वहाँ पे भी डूम ही विलन था, तो ऐसे आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। हालांकि एमसीयू और कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशंस अलग अलग है, पर उसे जोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि इंकर्जन से बेहतर कोई कॉन्सेप्ट अभी तो उनके पास नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पे एक नई दिक्कत मुझे ये लगती है कि जिसकी मूवी में ये कॉन्सेप्ट आया था डॉक्टर स्ट्रेंज, वही यहाँ पे नहीं होने वाला डूम्सडे में। मुझे सीक्रेट वॉर्स के साथ जो डर है वो बस ये नहीं है कि वो मूवीज़ कैमियोज पे ना टिके, मुझे उससे भी बड़ा डर ये है कि एमसीयू में अवेंजर्स कौन है यही नहीं पता। डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक बहुत ही अच्छा सीन था जहाँ पे हैप्पी होगन भाई अवेंजर्स की अहमियत बताते हैं, पर पिछले 5 साल में एमसीयू अपने नए अवेंजर्स नहीं बना पाया। अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इस बारे में एक डायलॉग है जहाँ पे प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन को बोलेंगे कि तुम अवेंजर्स फिर से बनाओ, पर अब बहुत देर हो गई है।
वहीं कॉमिक कॉन में केविन फाइगी ये भी बोल चुके हैं कि फैंटास्टिक फोर और जो बाकी हीरोज उस दिन वहाँ पे थे, यानी थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका, वो भी इन दोनों नई एवेंजर्स मूवीज़ में होंगे। अब फैंटास्टिक फोर थोड़ा समझ आएगा, वो खुद दूसरे यूनिवर्स से होंगे, डूम उनका फेवरेट विलन है कॉमिक्स से, तो सब कनेक्शन सेट है। और सोचने की बात यह है कि अभी तक हमने उन्हें देखा ही नहीं है एमसीयू में। एक मूवी आएगी वो भी डूम्सडे से जस्ट पहले, हो सकता है मूवी बहुत ही अच्छी हो, पर क्या एक मूवी से फैंस की वो फीलिंग्स जुड़ जाएगी जो हमने एक टाइम पे आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका से जोड़ी थी? और मान लो गलती से मूवी नहीं चली, फिर क्या? वहीं पे थंडरबोल्ट्स, वैसे आज भी मैं एमसीयू की जिस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है थंडरबोल्ट्स, पर वो और अवेंजर्स, वो भी मल्टीवर्स में डूम से लड़ाई करने में, उनका अगर छोटा मोटा रोल है तो ठीक है, बट स्टोरी वाइज वो ज़्यादा कुछ काम नहीं आएंगे। तो इनके अवेंजर्स में होने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है मूवी को। सिर्फ ये होगा कि फैंस में एक हाइप बना दो कि फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स अवेंजर्स में दिखेंगे, तो इन दोनों मूवीज़ को देखने के लिए एक और रीजंस फैंस को दे दिया जाए। इसके अलावा स्पाइडरमैन यहाँ पे होगा ही, उतना पॉपुलर नाम तो मार्वल नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज होना चाहिए था, बट वो बस एक ही मूवी में नहीं होगा। बीच में ये भी रिपोर्ट आई थी कि डे डेविल यहाँ पे होगा, क्योंकि उसके जो एक्टर थे चार्ली कॉक्स, उनके जिम वालों ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर दी थी कि जो एक्टर है वो अभी अवेंजर्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाद में उन्होंने पोस्ट एडिट कर दी, अवेंजर्स का मेंशन हटा दिया। पर जिस हिसाब से आजकल मार्वल फैन सर्विस कर रहा है और फैंस भी कैमियोज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे शौक नहीं होगा कि डे डेविल भी वहाँ पे हो जाए। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, आई लव डे डेविल, पर वो मल्टीवर्स की स्टोरी में क्या ही दे सकता है। मे भी शायद मैं अकेला ही हूँ जिसे अब फैन सर्विस इतनी पसंद नहीं आती। मे भी 10 साल पहले अगर जब मैं सुपर हीरो मूवीज़ देखना शुरू किया था, मेरे लिए वो मूवी ज़्यादा फैंटेसी थी, बट अब मैं एक अच्छी स्टोरी चाहता हूँ उनसे। कोई बोल सकता है कि सुपर हीरो मूवीज़ तो मौज मस्ती के लिए होती है, इतना क्या सोचना, पर नहीं, एमसीयू की मूवीज़ मौज मस्ती से बढ़कर रही है। स्टोरीज पे एक अच्छा फोकस था, तभी तो वो बाकी यूनिवर्स से आगे रहे। फैन सर्विस हमें नो वे होम में पसंद आती है, क्यों? क्योंकि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इतने सालों के बाद दिखा। एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ एक सिंपैथी फैक्टर था कि इसका यूनिवर्स कभी पूरा नहीं हो पाया, पर अगर फिर से ये कैरेक्टर्स वापस वो अगर लाएंगे तो या तो इन्हें एक अच्छी स्टोरी दो और एक इम्पोर्टेंट रोल भी दो। सिर्फ कैमियोज के लिए मत लाना, ये नहीं कि 5 लाइन मिलेगी इनको और एक एक्शन सीन दे दिया। रिटर्न एक ही बार होता है, बार बार नॉस्टैल्जिया बेचना सही नहीं है। सेम विथ डेडपूल एंड वुल्वरीन, वो एक फन मूवी थी, वहाँ पे कैमियोज चल गए। ब्लेड के साथ वही बात है कि वो सालों बाद दिखे। चैनिंग टैटम के गैम्बिट ने थोड़ी कॉमेडी ऐड कर दी। पर अवेंजर्स सिर्फ एक फन मूवी नहीं है, आई मीन इलेक्ट्रा नहीं चाहिए मुझे उसमें। और ये चीज़ आपको सही से देखने को मिलती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। उसके कैमियोज बाकी दोनों मूवीज से कम ही हाइप दे पाए, क्योंकि वहाँ पे फैंस उम्मीद करते हैं कि कोई ज़रूरी रीज़न होगा इन हीरोज़ का। फिर जो उनके साथ हुआ वो तो आपने देखा ही। सीन्स जो थे वो देखने में कूल लगते हैं, पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो अगर वो दूसरे यूनिवर्स से हीरोज़ को लाना चाहते हैं तो लाए, पर उन्हें एक रोल दे। वरना अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो यही है कि जो एमसीयू के हीरोज़ है उसी में से चूज़ करे। रिपोर्ट्स तो आ भी गई है कि क्रिस एवंस यहाँ पे होंगे। करवा दो रिटर्न कैप्टन अमेरिका का। 2 कैप्टन अमेरिका मेरे हिसाब से इतना गलत नहीं है, और रूसो से बेहतर इन कैरेक्टर्स को कौन ही दिखा सकता है। और आप ब्रूस बैनर को बड़ा रोल दे सकते हो। रूसो ब्रदर्स ने एक जो गलती की थी लास्ट टाइम छोटी सी, वो था हल्क को ना सही से इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे मौका है, बड़ा रोल दे दो। ब्रूस तो साइंटिस्ट भी है तो उसे लॉजिक से जोड़ दो, और एक्शन में तो हल्क को देखने के लिए फैंस तरस ही रहे हैं। थॉर को भी यहाँ पे कुछ बड़ा काम सौंप दो। शंग-ची को भी लंबा स्क्रीन टाइम दे के डेवलप करो। ऑल्सो एंटमैन, माना मैंने कि क्वांटम मेनिया नहीं चली, पर पुराना कैरेक्टर है, कुछ बड़ा कर सकते हैं उसके साथ। डेडपूल को लाओ, लेकिन उसे अपनी स्टोरी देना, ये नहीं कि बस जोक्स के लिए। गार्डियंस भी आ सकते हैं। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज शायद पहली मूवी में ना हो, पर वोंग तो होगा। साथ ही शायद कैप्टन मार्वल को बड़ा रोल दो। मुझे पता है कि उसकी मूवीज़ नहीं चली, और मुझे लगता भी नहीं कि वो वैसे उसे वापस यूज़ करेंगे, पर उस कैरेक्टर को आपने ही वेस्ट किया है बेकार स्टोरीज़ के साथ। मे बी दिस इज़ अ चांस टू री एस्टैब्लिश। मेरे हिसाब से ओवरऑल डूम्सडे में कैसे वो अवेंजर्स को फिर से बनाएंगे, यही यहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ ना सिर्फ आपको डूम का सेटअप करना है, जो शायद पहली बार यहाँ पे दिखेगा, एक्सेप्ट मे बी फैंटास्टिक फोर में उसका कैमियो हो बस, बट आपको उसी के साथ यहाँ पे अवेंजर्स भी बनाने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक कंप्लीट स्टोरी भी देनी है दोनों मूवीज़ के अंदर। मतलब दोनों मूवी की अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टोरीज होनी चाहिए।
आपको पता ही है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखने में ऐसा लगता है कि वो आधा पार्ट है और आगे का आधा एंड गेम, लेकिन अपने आप में इन्फिनिटी वॉर एक कंप्लीट स्टोरी थी। थैनोस वहाँ जीत जाता है। बात मेरे हिसाब से सिर्फ इतनी ही होगी कि अगर डूम्सडे चल गई तो सीक्रेट वॉर्स को चलाना मुश्किल नहीं है। अपने एमसीयू के हीरोज़ पे ध्यान देने देना चाहिए, यहाँ अभी भी बहुत पोटेंशियल है। और यही थी मेरी छोटी सी एनालिसिस। आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, और अगर आपको सीक्रेट वॉर्स कॉमिक पढ़नी हो तो आप उसे अमेज़ॉन से ले सकते हो। मैं अपना एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।